पाठ 5 नीलू। मनुष्य जिसके साथ रहता है उससे प्रेम व अपनत्व हो जाना स्वाभाविक है, चाहे कोई इंसान हो या पशु पक्षी। यदि हम पशु पक्षियों से प्रेम करें तो वे भी सहृदयता तथा समझदारी का परिचय देते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा ने इस पाठ में नीलू की मां लूसी से जुड़े अपने अनुभवों को तथा नीलू की सहृदयता, समझदारी तथा विवेकशीलता को अत्यंत सरल, सरस तथा सजीव रूप में चित्रित किया है। जीव मात्र के प्रति दया की भावना का विकास करना ही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरणी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देते थे। थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी थी। एक संध्या के झुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही ना सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने के गंध पाने में असमर्थ रहते हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही न था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थीं, अतः माँ से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, पर रजाई में भी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता रहता। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की डलिया में रख दिया, जहाँ वह माँ के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। डलिया में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाही हो गया था।
धूप पड़ने पर एक रंग की झलक मिलती थी, छाह में दूसरे रंग की और दिए के उजाले में तीसरे रंग की। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडौल। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त, पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी। पैर अल्सेशियन कुत्तों के पैरों के समान लंबे, पर पंजे भूटिये के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आँखों का रंग शहद के रंग के समान था, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को कंपित कर देता था। मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने ही न आता था। विगत 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर की बाहरी बरामदा ही रहा, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हो सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता, गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से 4 दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है, जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत एक स्थिति में ही खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। 13 वर्ष के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या उसे मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सब देखने वालों के लिए भी आश्चर्य का विषय था। मेरे बंगले के रोशनदानों में प्रायः गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके प्रेम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता, अतः कालांतर में उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ला उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। कभी कभी बहुत छोटे छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता था। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती, वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुंह में दबाए खड़ा रहता या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात मुझे दरवाजे पर ही मिलता।
और मेरे साथ साथ ही घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता था। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन में और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बिल खोद लेते हैं। एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगवा थे, जंगली बिल्ली द्वारा मार दिए गए। अतः एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ली का आहार बन जाना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर 4 दीवारी के पार देखा होगा और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। उसके कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से न्यूमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे सब पता चल गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया ना पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर, नर्स सभी से परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं रहा।